हेलो गाइस, सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बजट, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक। तो दोस्तों आराम से समझेंगे, याद नहीं करेंगे दोस्तों, समझेंगे। दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाता हूं और मुझे याद करने वाले बच्चे नहीं होना है, समझने वाले होना चाहिए यार। भाई दोस्तों, तुम याद करोगे भूल जाओगे, क्या मतलब? समझो ना यार, क्या है इसमें जो हम देख रहे। अरे भाई, मनुष्य तो कर रहे वही चीज़ है, क्या याद करना? याद क्या करना? जो मनुष्य कर रहे वही तो है, भगवान ने थोड़ी कर रहा है सब। ये मतलब ये ब्लूटूथ है दोस्तों, इसको भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है दोस्तों। तो ये बना के अपन बनाने सीख जाएंगे तो अपन कभी भी बना सकते, फिर भूलेंगे भी नहीं, अपन बना लेंगे। और दोस्तों तो मैं कुछ कहने जा रहा था आपको। बजट पहले अपन देखेंगे, बेसिक बजट क्या होता है ये देखेंगे पहले। बजट समझना जरूरी होता है, क्या होता है बजट। तो दोस्तों बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जो बूझे से उत्पन्न हुआ दोस्तों, जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक छोटा सा थैला। तो दोस्तों पर इंग्लैंड में इसको माना जाता है दोस्तों, इंग्लैंड में बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है इंग्लैंड में? सरकारी मतलब सरकार अपनी आय एवं व्यय एक ऋण संबंधी नीति को प्रस्तावित करता है। तो दोस्तों कुछ नॉइज तो होगा यार, प्रॉब्लम आएगी, शोर तो होगा क्योंकि दिन में वीडियो शूट हो रहा है। और मैं क्या बोल रहा था, इंग्लैंड में इसको बोलते हैं दोस्तों सरकारी व्यय को पूरा करने वाला एक प्रस्ताव। जो गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रस्ताव रखा जाता है, उसी को बोलते हैं बजट। ये इंग्लैंड वाले बोलते हैं। तो मॉडर्न टाइम में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आधुनिक आज के ज़माने में बजट का आशय हो रहा उस दस्तावेज से होता है दोस्तों, जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु देश के देश के आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है। ये बोल रहा दोस्तों कहाँ पे पैसे खर्चा करना है, वो कहाँ से आएंगे, जो कि अनुमानित होता है। मतलब दोस्तों जो बजट आता है उसमें प्लानिंग की जाती है। जैसे बजट पास होता है संसद में, वित्त मंत्री रखता है संसद में, पहले तो सभी डिपार्टमेंट से पैसे आते हैं, फिर वित्त मंत्री उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, फिर संसद में रखते हैं, विचार विमर्श होता है, फिर बजट पास हो जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, अगले साल के लिए जो 21 है इस ईयर का, वो 22 में इस बजट आएगा। 21 ईयर का है ना, 2022 में आएगा उसका बजट। जितना बजट आएगा दोस्तों उसकी प्लानिंग कर देंगे अगले 2023 तक काम करने के लिए, कहाँ पैसे लगाना है और कहाँ से पैसे हमको कमाना है, ये अनुमानित कर दिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं अनुमानित। तो समझ में आ गया क्या होता है दोस्तों, आय व्यय का एक ब्यौरा होता है, अनुमानित ब्यौरा होता है। एक निश्चित समय अवधि, एक साल के लिए निश्चित, मतलब तय कर लिया कि एक साल के लिए हमने बजट बनाया है, इतने 1 ईयर का बजट बनाया है। तो एक निश्चित समय अवधि में देश के आय एवं आय व्यय का एक ब्यौरा होता है। ब्यौरा मतलब दोस्तों आंकड़े, है ना, समझिए बजट का मतलब क्या होता है। रेने स्टार ने बोलते हैं, उसकी परिभाषा है रेने स्टार क्या बोलते हैं। तो कभी आपको बजट किसे कहते हैं तो दोस्तों आराम से लिख लेना, समझ में आ गया होगा। तो रेने स्टार ने बोलते हैं बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय व्यय की एक प्रारंभिक एवं प्रस्तावित योजना है, बोलते हैं रेने स्टार।
तो रेन स्टार ये बोलते हैं, पर अपन को समझ में आ गया ना, वो बोल देना। कभी रेन स्टार क्या बोलते, सार्वजनिक आय व्यय की एक प्रारंभिक प्रस्तावित योजना है, ये बोलते रेन स्टार। तो थिंकर को भी याद कर लेना। तो दोस्तों हम देखते हैं बजट की विशेषताएं। बजट की विशेषता देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं बजट की विशेषताएं। मैं सिंपल सा समझाने की कोशिश करूंगा विशेषताएं। बजट की विशेषताएं इंग्लिश में बोलते कैरेक्टर। अब बजट की विशेषताएं ये मतलब कम कुछ हो गया कुछ लोग, क्या विशेषता यानी क्या। दोस्तों हर वीडियो में बोलता हूँ, पर पिछली वीडियो में नहीं बोला। विशेषताएं यानी दोस्तों आप किस तरह से है, यही पूछ रहा है दोस्तों। आप किस तरह से, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं, आपको कैसा महसूस होता है, किस तरह वातावरण में रहना पसंद करते हैं, आप किस तरह से किसको पसंद करते, किस टाइप के कपड़े पसंद करते, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, कितने बजे आप उठना अच्छा पसंद करते, ये इसी को बोलते दोस्तों विशेषताएं। समझ गए, इसी को बोलते विशेषताएं। बजट की विशेषताएं यहाँ ओनली कैरेक्टर विशेषताएं लिखा मैंने। और आप छोटे बच्चे नहीं है कि मेरे को पूरा लिखना पड़े, तो मैं समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, है ना। पॉइंट लिख दिया मैंने। और दोस्तों अगर आप बजट को समझ जाओगे, उसकी विशेषता सब कुछ, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे भी आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर लिख सकते हैं आप। तो बजट किस तरह से है ये देखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं विशेषताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों यही जानेंगे कि बजट किस तरह से है, वो क्या क्या करता है, कैसा क्या है वो, यही उसकी अंदर की खूबी जानना पड़ेगी, वो किस तरह से बना हुआ है। बजट का आधार रोकड़ राशि से, कहने का मतलब है दोस्तों बजट को बही खाते के आधार पर नहीं तैयार किया जाते, पैसे होना नगदी के आधार पर बनाया जाता है। दूसरे शब्द में बोले तो दोस्तों आय व्यय, बजट के जो समस्त बजट के जितने भी आय व्यय है रोकड़ राशि से है, न कि किसी पत्र से या किसी खाते से, है ना दोस्तों। बही खाते से नहीं इसका। तो ये इस तरह से बोलता है कि मुझे बही खाता नहीं चाहिए, मुझे नगद रोकड़ चाहिए, ये बजट बोलता है। तो उसकी एक विशेषता होगी, बजट ऐसा बोल रहा है मुझे नगद पैसे चाहिए, मैं कहीं खाता वाता वाला नहीं काम चलाता हूँ, मुझे पैसे चाहिए सब नगद। थैले में भर के लाते हैं ना दोस्तों, चमड़ा का थैला क्यों बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे पैसे भर के लाता है, न कि किसी अकाउंट में डाल के कुछ नंबर एंट्री करके इतने पैसे हुई नॉट। तो बजट बोलता है मुझे चमड़े का थैला है, तो चमड़े का थैला मतलब किस लिए होगा, चमड़े का थैला पैसे रखने के लिए। तो ये विशेषता होती है, नगद रोकड़ राशि पर आधारित है। बजट का आधार मतलब दोस्तों बेस, बाउंड्री, समझिए। तो रोकड़ राशि, रोकड़ यानी दोस्तों पैसा होता है नगद। सकल राशि यानी दोस्तों बजट में जो आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है दोस्तों, उसमें जो भी खर्चे होते हैं उसको घटाते नहीं दोस्तों। तो क्या है, सकल राशि, आय भी होगी व्यय भी होगा, उनको सब मिला के दिखाया जाता है, न कि आय में से व्यय को घटा के। तो मान लो एक साल में जो जितने भी है 500, 600 आय व्यय, है ना दोस्तों, इन सभी को जोड़ के प्रस्तुत किया जाता, न कि 500 में से 600 का घटा के 100 रुपये, ऐसा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। तो सकल राशि होती है ना दोस्तों, ये याद रखना। तो मैं इसीलिए ऐसा पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्योंकि याद ना करना पड़े, और समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर काम आएगा, और आप आराम से लिख भी सकते एग्जाम में।
समस्त क्रिया को बजट में शामिल किया जाता है। क्रिया है ना दोस्तों, जो गति चलती है। अपन क्या करते, गाना सुनते, नाचते, खाना, नहाना, धोना, यही गति होती। पढ़ना, लिखना, ये क्रिया हुई अपनी दोस्तों। उसी तरह से बजट में जो भी चलते हैं ना देश में, अर्थव्यवस्था में, उस सभी क्रिया को शामिल किया जाता है। तो सरकार की संपूर्ण आर्थिक क्रिया के लिए एक ही बजट बनाया जाता है। जो भी गवर्नमेंट की आर्थिक क्रिया होती है उस सभी को शामिल किया जाता है, न कि अलग अलग करके बनाया जाता, सभी को मिला दिया जाता है दोस्तों। वास्तविक आर्थिक दशा का सही अनुमान लगाना संभव हो जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में जो भी क्रिया चल रही है, गतिविधियाँ चल रही है, कहाँ से पैसे जा रहे, कहाँ से पैसे आ रहे, क्या कर रहे, कहाँ कर रहे, कुछ भी कर रहे भाई, कहाँ से टैक्स आ रहा, कहाँ से कमा रहे, कहाँ से, सभी को शामिल करके प्रस्तुत किया जाता, न कि अलग अलग। तो ये याद रखना, बजट में सभी क्रिया को शामिल किया जाता है। व्यय समाप्ति नियम। बजट में जो राशि जिस कार्य के लिए आवंटित की जाती, उस वित्तीय वर्ष में उस कार्य में व्यय हो जाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, जो भी एक वर्ष में बनाई गई राशि है, क्या दोस्तों, मेरे को हॉस्पिटल बनाना है दोस्तों 500 करोड़, एक वर्ष 2020 में घोषित कर दिया गया है। अभी 21 चल रहा है, इसमें बोला गया है 500 करोड़ में हॉस्पिटल बनाओ। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ 4 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस, खर्चा हो गया दोस्तों। 100 करोड़ से बच गए दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2020 एक बजट प्रस्तुत किया गया 21 में, तो 2022 आएगा। तो दोस्तों, तो जो राशि बच गई है उसको अगले वर्ष के लिए नहीं समायोजित किया जाता है, या अगले वर्ष के लिए नहीं खिसकाया जाता है, अगले बजट में नहीं मतलब मिलाया जाता है। तो इसको इस 100 करोड़ रुपए को समाप्त किया जाता है, ना कि अगले वर्ष में दफनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, तो ये हुआ व्यय समाप्ति नियम। व्यय समाप्ति नियम ये भी याद रखना यार, कुछ पैसे बच जाते उसको अगले वर्ष में नहीं मतलब डालते, उसी वर्ष में अगर बच जाते उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना अपने माइंड में। अनुमानित वास्तविकता के निकट, क्या कह रहा है दोस्तों, बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर एक वर्ष। तो दोस्तों, क्या क्या चल रहा था अपना, अनुमानित वास्तविकता के निकट। अनुमानित वास्तविकता ने पास मतलब हकीकत दोस्तों, रियल में, वास्तविकता मतलब रियल में, और निकट का मतलब होता है पास, समीप। दोस्तों ये 500 रुपये हकीकत में है, और निकट का मतलब दोस्तों हम यहाँ पे हैं पास में। अनुमानित वास्तविकता के निकट जो कि मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कितना है, ठप्पा लगा दिया, इसको इतना करो बस। तो दोस्तों, बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं वो वित्तीय वर्ष समाप्ति होने पर वास्तविकता के समय होने चाहिए। बजट का अनुमान वास्तविकता के बहुत अंतर हो जाने पर अनेक समस्या उत्पन्न हो जाती है, अतः बजट का अनुमान अर्थात नहीं निकलना चाहिए, व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए, धरातल पर लगाया जाना चाहिए। और दूसरा था बजट अवधि, बजट का समय। तो दोस्तों, बजट अवधि में क्या होगा, बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, एक वर्ष के लिए बनाया जाता है दोस्तों, और इसमें जनप्रतिनिधि सरकार के कार्य का प्रतिवर्ष अवलोकन कर सकते हैं। भारत में 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है दोस्तों, यानी फरवरी में आ जाता है दोस्तों ये।
तो 1 साल के लिए बनाया जाता है। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक। तो संघीय वित्तीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के लेखों में समानता होना चाहिए। इसमें विभिन्न राज्यों की वित्तीय प्रशासनिक विधि समान रहती है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, नियंत्रण रखना आसान हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट और जो अपने सेंट्रल और राज्य है वो अलग अलग नीतियाँ बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समान नीतियाँ बनाते हैं, क्योंकि बजट में जो भी अवलोकन तुलनात्मक की क्या अनुमान लगाना है वो आसान हो जाता है। तो लेखों की समानता है, केंद्र और राज्य जो भी लेखे करते हैं आय व्यय से संबंधित वो सेम रहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय एक वित्तीय वर्ष में उन ब्योरों को अवलोकन करना या उस पर विचार करना आसान हो जाता है। मदों के प्रकार। मद यानी दोस्तों क्या होता है? बजट की आय व्यय की मदों को आगम व पूंजीगत मदों में विभाजित करके दर्शाया जाता है। आगम एवं पूंजीगत मदों में विभाजित करके दर्शाया जाता है। आगम एवं पूंजीगत मदों को मदों में दर्शाया जाता है एक बजट को। तो ये हो गया अपना विशेषता है। हाँ भाई बात दोस्तों, ऑब्जेक्ट बजट का उद्देश्य। बजट का उद्देश्य यानी क्या? भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो क्यों कमा रहा हूँ मैं? क्यों कमा रहा हूँ मैं पैसे? कुछ तो होगा यार, उसी की वजह से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। पहले तो होगा दोस्तों, मैं पैसे कमाऊंगा तो पहले तो मैं गेहूँ में खाने के लिए भोजन खरीदूंगा, राइट। सेकेंड होगा कपड़े वपड़े, कपड़े हो गया दोस्तों। थर्ड हो गया दोस्तों मकान बनाना है यार, मकान बनाने के लिए भी। फोर्थ हो गया दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी लेना है, ज़मीन ज़्यादा लेना है, बहुत सारे पैसे शादी वादी के लिए हो गया। तो दोस्तों यही फंडा है बजट का भी। बजट भी क्यों बनता है, क्या उद्देश्य उसके, क्या करना चाहता है बजट? बजट आएगा तो क्या करना चाहता है वो? तो थिंकिंग, सोचो क्यों आता होगा बजट, सोचो, क्योंकि सोचोगे तभी तो करोगे, ना सोचोगे तो ना करोगे भाई। सोचने से ही कुछ होता है, सोचोगे तो करोगे, नहीं सोचोगे तो नरोगे, नहीं सोचोगे तो मरोगे, राइट। तो बजट आया है भाई, तो बजट क्यों आ रहा है? बजट क्या करना चाहता है? कुछ उड़ना चाहता है क्या? उड़ना चाहता है वो भी ऐसा? तो बजट क्यों आया है? जो हमारी सरकार क्या बोलती है कि भाई साहब हमें हिसाब चाहिए, 1 साल में तुम क्या क्या करे, क्या क्या करे तुमने 1 साल में, या हमारी गवर्नमेंट हिसाब लेगी। तो हमें तो बजट को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें देना पड़ेगा यार हिसाब। तो इसीलिए वो बजट आ गया है और हिसाब भी दे रहा है। तो हिसाब देयता का उद्देश्य है, पहला उसका कहना है कि मैं हिसाब देने के लिए आया हूँ। क्या बोलता है? मैं 1 साल में कितना क्या हुआ, क्या गए पैसे, कैसे करा, कहाँ से कमाई करी मैंने, वो मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं संसद में प्रस्तुत करूँगा वित्त मंत्री द्वारा। ये हिसाब देयता के लिए आया है बजट। तो भाई क्या होगा, एक प्रजातंत्र देश होने के नाते सरकार जनता के प्रति हिसाब देयता के लिए उत्तरदायी होती है। कहना का मतलब है दोस्तों, संसद सर क्या कहा वो, सॉरी, हिसाब देयता का उद्देश्य हुआ कि दोस्तों ये गवर्नमेंट है हमारी, वो पैसे इकट्ठा करती है, तो संसद में मतलब मालूम हो जाता, मतलब संसद में सब विचार करते हैं कि बोलते हैं भाई साहब तुम पैसे कहाँ से इकट्ठा हुए, कहाँ से, फिर उसका इकट्ठा हुए ये सब वहाँ पे चर्चा हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट को आंकड़े देना पड़ता है कि भाई सॉरी, मैं गवर्नमेंट तो मतलब विचार विमर्श करके फिर जनता को बताना पड़ता है कि भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस साल में मैंने इतने पैसे कमाए हैं टैक्स से, जो कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों
फरवरी में आ जाता है बजट बढ़ के, प्रस्तावित होके, पास होके, तो उसके आंकड़े निकाल दिया जाता है मीडिया के थ्रू, तो लोगों को पता चल जाता है कितना बजट है। फिर लोगों को पता चल जाता है तो हिसाब देता का मतलब हुआ दोस्तों, एक साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए तो वित्त मंत्री इस संसद में प्रस्तुत करेगी। इस संसद में वित्त मंत्री, अनेक प्रधानमंत्री होंगे, अनेक अध्यक्ष होंगे यहाँ पे संसद के, विचार विमर्श करके दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा तो उनके द्वारा अनुमति हो जाती है, बजट प्रस्तावित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर पास हो गया बजट, निकल के आ गया बजट यहाँ पे पास हो गया। आप गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे लगी अपनी जनता, फिर मीडिया के द्वारा एक पेपर में, अखबार में छप दिया, यहाँ चैनल में अपलोड कर दिया, हमारा 21 का बजट 5 करोड़ है, उसको पास कर दिया गया है और वो इतने इतने पैसे है करके बता दिया जाता है, बजट की जानकारी हो जाती है। तो हिसाब देता मतलब जनता को हिसाब देना है, तो पहला उद्देश्य है हिसाब देता। फर्स्ट उद्देश्य आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से संसद सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति और प्रयोग से संबंधित जो भी कोष प्रयोग प्राप्त करेगी और जो प्रयोग करते हैं उसे समझने में नियंत्रण रखती है, उचित नीति व निर्माण करती है। बजट की अनुस्थिति में विभिन्न मंत्रालय विभाग मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे। क्या बोल रहा है दोस्तों, बजट संसद के सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति एवं प्रयोग से संबंधित नियंत्रण रखती है। तो आर्थिक नियंत्रण क्या होता है दोस्तों, बजट के माध्यम से संसद सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति और प्रयोग से संबंधित व्यय रखती है। इसका मतलब है जो भी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स हुआ और कुछ अलग विभाग हो गया, रेलवे हो गया, सब फिर वहाँ भी पैसे लगाना ये कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि ज़्यादा पैसे वो डिपार्टमेंट यूज ना कर सके और ना ही ज़्यादा पैसे कमा सके। इसलिए दोस्तों इसीलिए ये आया, तो ये एक उद्देश्य हो गया आर्थिक नियंत्रण, राजकोषीय उपकरण। कहने का मतलब दोस्तों, बजट केवल आय व्यय का विवरण मात्र न होकर सरकार के हाथ में एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण होता है जो देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति संभव होती है। तो दोस्तों बजट का मतलब हो रहा है पैसे कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य है सामाजिक कार्य भी करना है, समाज को ऊपर उठाना है, ये सब काम होता है बजट। समाज के लिए भी पैसे खर्च करना है। दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कुछ शोर हो रहा है इसलिए मैं वीडियो रुक के पढ़ रहा हूँ। आर्थिक स्थिरता मतलब हुआ दोस्तों, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए समाज के कार्य राजकोषीय उपकरण है, राज्य का कल्याण करने के लिए एक मतलब एक उपकरण हो गया, टूल हो गया। तो ये तो समझा दिया मैंने। फिर सोचना यार आर्थिक स्थिरता, तो आर्थिक स्थिरता मतलब दोस्तों बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी है। पूंजीगत अर्थव्यवस्था की एक विशेषता आर्थिक उच्चावचन का पाया जाता है। उच्चावचन कम करने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर प्रशासकीय कुशलता, यानी दोस्तों बजट प्रत्येक क्षेत्र विभाग की अवस्था का अनुमान लगाकर उसके अनुसार व्यक्ति डिसाइड कर देता है कि तुमको इतने पैसे देना है। सारे शर्तें अनुसार उसका ध्यान नियंत्रण रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। बजट का उद्देश्य विभिन्न अधिकारियों के क्षेत्र उत्तरदायित्व को शिफ्ट करना, उसकी प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखना। कहने का मतलब है दोस्तों मतलब मान लो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें बोल दिया कि भाई इतने दवाई वही लाना है, डॉक्टर को इतना पैसा देना है, कर्मचारी को इतना देना है, वो पैसे मतलब डिसाइड कर दिए जाते हैं, उसके अनुसार नीतियाँ डिसाइड करके बनाया जाता है।
तो उसमें मतलब वो जो कर्मचारी है उसमें कोई झंझट ना पैदा हो, ना समस्या प्रॉब्लम हो, तो कुशलता से खुश होकर काम कर सकते। कुशलता मतलब खुश होकर काम कर सके। तो पूरे पैसे मिल रहे हैं उनको, जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सरकार ने डिसाइड कर दिया, इतने पैसे तुम्हारे उस नीति के अनुसार दे दिए। तो क्या हुआ, राजकोषीय कुशलता या राजकोषीय नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रशासकीय कुशलता। योजना से संबंधित यानी आर्थिक विकास के आधार पर कहा जाता है, योजना से संबंधित बजट का प्रावधान रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष में एक विकास को जो एक साल में जितने भी हमने योजना से संबंधित, मतलब सीधी सी बात में बोलता हूँ भाई, ये रोड है 2020 है 2021 तक इस रोड को कंप्लीट करना है। नीति आयोग ने नियम बना दिया, नया नीति बना दिया, 500 करोड़ रुपए रोड को खरीदने रोड को बनाने के लिए दे दिए। तो वो रोड 2021 तक कंप्लीट होना, तो ये होता दोस्तों योजना से संबंधित काम करने के लिए। तो दोस्तों ये उद्देश्य यही तो है दोस्तों, क्यों आया है बजट, ये याद रखना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो क्यों आया है, वो झाग मारने थोड़ी आया है, कुछ काम करने के लिए आया है। तो यही होता है उद्देश्य। तो दोस्तों और देखते आगे। तो हेलो गाइस, देखते हैं बजट क्या हुआ हो। हमारा उद्देश्य हो गया था, बजट क्या हुआ, क्या मतलब हुआ दोस्तों। दोस्तों बजट का हुआ मतलब दोस्तों, आपने कुआं खुदा तो उसमें पानी के लिए कुछ रिसोर्स होगा दोस्तों। पानी एक झर से आएगा, झील से आएगा दोस्तों। जो झील होगी उसी के तहत आएगा पानी, ऐसा तो कुआं भरेगा दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है बजट। बजट कैसे बनेगा, यही दोस्तों उसके अवयव क्या है, बजट के टूल्स अवयव मतलब वही है दोस्तों, बजट के अवयव। तो राजस्व प्राप्ति में क्या होगा दोस्तों, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। अब देखते हैं दोस्तों कर राजस्व का मतलब दोस्तों क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों और शुल्क से प्राप्त होने वाली समस्त राशि शामिल की जाती है। गवर्नमेंट लगाती है, कर लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है दोस्तों, क्या लगाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या शुल्क हुआ दोस्तों से प्राप्त होने वाली राशियाँ शामिल की जाती है दोस्तों। इसमें लिख लेंगे हम उत्पादन लिख लेना इसमें, उत्पादन, सीमा शुल्क, निगम कर, सेवा कर, आयकर और शुल्क। तो दोस्तों ये है कर राजस्व। गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से प्राप्त करती है शुल्क, ये होता है कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या होता है दोस्तों, गैर कर राजस्व दोस्तों जुर्माना हुआ, ये सा काम गैर कर राजस्व में आता है। सरकार के गैर कर राजस्व का मतलब होता है दोस्तों पूंजी पर ब्याज, लाभांश, शुल्क, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए अन्य प्राप्तियां होती है। जैसे गैर कर राजस्व कहते हैं ब्याज की प्राप्ति। और दोस्तों पाठ बड़ा है और आज खत्म होगा कि नहीं होगा क्या पता, पर मैं तुमको समझा देता हूँ। एक राजस्व प्राप्ति बजट मतलब कहाँ से पैसे आते बजट की, एक राजस्व की प्राप्ति से कर राजस्व, गैर कर राजस्व। दूसरे है तो पूंजीगत प्राप्ति, ये है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में दो प्रकार की पूंजी से पैसे आते हैं दोस्तों, गैर
ऋण प्राप्ति, राजकोषीय घाटे से संबंधित ऋण प्राप्ति। तो दोस्तों हम देखते हैं गैर ऋण प्राप्ति में क्या आएगा। सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों में 2 मदे शामिल है, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली तथा विभिन्न पूंजी की प्राप्ति। अग्रिम मतलब दोस्तों कुछ बच गए उनको भी वसूल करना, तो जो पैसे दिए ऋण उनसे पैसे लेना, और दूसरे जो भी पैसे बच गए हैं उनसे भी पैसे लेना। राजकोषीय से घाटे के वित्त पोषण से संबंधित जो भी ऋण प्राप्ति होगी उसमें शामिल क्या है दोस्तों, बाजार का ऋण, अल्प अवधि के आधार पर जो उधार दिया गया वो बाजार ऋण, थोड़े समय के लिए दिया गया उधार, विदेशी सहायता, लघु बचत की एवं जारी प्रतिभूति सिक्योरिटी, राज्य भविष्य निधि और अन्य प्राप्तियां होगी, और नगद शेष आहरण द्वारा कमी। ये होते दोस्तों वित्त पोषित राजकोषीय घाटे के वित्त पोषित संबंधी ऋण प्राप्तियां। ये होगी पूंजीगत प्राप्तियां। तो बाजार ऋण लिख लेना, चलो लिख लो। बाजार ऋण, अल्प अवधि का उधार, विदेशी सहायता, लघु बचत की पूंजी पर जारी प्रतिभूति, राज्य भविष्य निधि, अन्य प्राप्तियां, नगद शेष की आहरण द्वारा कमी। ये होगी राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण से संबंधित ऋण प्राप्ति। तो यहाँ से मतलब यहाँ से पैसे आता है तभी जाके हमारा बजट बनता है, और फरवरी के एंडिंग में प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी माह में। तो ये हो गया बजट किस तरह से बनता है, कहाँ से पैसा आता है। तो ये है उसके टूल्स, ये इसके हथियार, यहाँ अवयव बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं सरकारी व्यय। तो दोस्तों एक पार्ट रह गया था अपना एक। अब सरकार की प्राप्तियां तो देख चुके हम, कहाँ से पैसे आते हैं। अब ये भी देखना कि पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं हमारे, देखना पड़ेगा ना। तो सरकारी की जो खर्च होते हैं सरकारी व्यय बोलते हैं हिंदी में। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बोला जाता है इंग्लिश में। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब सरकारी विभाग विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण से ब्याज अदायगी। क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट हमारी है कुछ डिपार्टमेंट के लिए या किसी सेवा के लिए, उस सेवा को चलाने के लिए किसी बैंक से, विश्व बैंक से पैसे लिया हमारी गवर्नमेंट ने, मान लो 200 करोड़ रुपए लिए हैं उधार, तो उन पैसों को भी चुकाना पड़ेगा। क्यों? हमने उधार लिए हैं, हमारे विभाग के लिए हमने विभाग बनाया, उसके लिए पैसे लिए, उस कर्मचारी सेवा चलाने के लिए, तो उन पैसों को चुकाना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों राजस्व व्यय। फिर दोस्तों पूंजीगत व्यय का मतलब दोस्तों भूमि, भवन, उपकरण जैसे परिस्थितियों के अधिग्रहण पर किए जाने वाले पूंजी व्यय, शेयरों आदि में लगाए जाने पूंजी, राज्य संघ क्षेत्रों की सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट की कंपनियां, निगम आदि, केंद्र सरकार दिए जाने वाले ऋण या अग्रिम, ये होते गैर पूंजीगत व्यय। तो दोस्तों हमने ये मान लो हमने मतलब क्या हुआ, भूमि खरीदे, भवन, मशीन जो भी खरीदे हैं, उनको उन उपकरणों को खरीदने के लिए हमने पैसे लिए थे या उधार ले लिए, उनको पैसे चुकाना है, वो आएगा गैर महत्व वाले, गैर पूंजीगत। पूंजी है ना दोस्तों क्या होता है, भवन, मकान भवन, बड़ा बिल्डिंग को बोलते भवन दोस्तों। और हमारे जो भी प्रॉपर्टी है, कंपनी हो गई, शेयर हो गए, जमीन हो गई, इनको बोलते पूंजी। तो ये यहाँ पे भी पैसे लगाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी पैसे जाते हैं, पूंजीगत व्यय। फिर योजना व्यय क्या होगा दोस्तों, योजना क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्या होगा यार, योजना का मतलब होता है हमने एक स्कीम बनाई है, कौन सी,
प्रधानमंत्री कौशल विकास, जो कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, कौशल प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पे भी तो पैसे खर्च होते होंगे कि नहीं। कौशल विकास के लिए इतना पैसे दिए हैं, तो वहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो योजना में क्या जो भी तुरंत करना है वो मदद शामिल किए जाते हैं दोस्तों। जैसे कौशल विकास योजना हो गई, किसान के लिए आया बीमा योजना, फसल बीमा योजना, उजाला योजना, इनमें पैसे खर्च किए जाते हैं, योजना में पैसे लगाए जाते हैं। गैर योजना क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी देख लेते। जो तुरंत किए जाते हैं उनमें तुरंत लगाए जाते पैसे, वो योजना का है, और जिसमें धीरे से काम किया जाता है, धीरे में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और गैर योजना मत आएगा, तो गैर योजना भी आएगा। योजनागत व्यय की मदद में केंद्र द्वारा संचालित योजना या राज्य या संघ क्षेत्र द्वारा चलाई गई योजना, जिसमें केंद्र की सहायता होती है। और गैर योजना में दूसरे अदर मतलब मान लो अपन कौन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ बोलते उसको, वो लागू कर रही है। विकास व्यय क्या मतलब क्या दोस्तों, ऐसे व्यय जिसमें मूलभूत आवश्यकता सेवा की स्थापना की जाती है दोस्तों, जिसमें आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। विकासीय व्यय है राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन स्तर में वृद्धि, ऐसे बड़े सहायक कार्य किए जाते हैं, उनको बोलते हैं विकास व्यय। इसके विपरीत जिस व्यय में आर्थिक विकास में मदद नहीं मिलती, राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव नहीं होती, गैर विकास, जिसमें मतलब क्या हुआ, जिसमें हमें सहायता नहीं मिल रही है और राष्ट्रीय आय में उत्पादन नहीं हो रहा, राष्ट्रीय आय में हमें क्या हो रहा है, इसका मतलब है सहायता नहीं मिल रही, विकास के लिए हेल्प नहीं मिल रहा है। नेशनल राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम, इसमें भी वृद्धि नहीं रही, डिक्रीज हो रही है, और गवर्नमेंट इसमें सहायता नहीं कर रही है, तो उसको बोलते गैर विकासीय व्यय। कोई एनजीओ चला रहा है समझ लो ऐसा। तो ये होते दोस्तों गैर विकासीय व्यय में कौन सी मदद आएगी, विकासीय व्यय में कौन सी मदद आएगी वो देख लेते हैं। मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों विकासीय व्यय में सम्मिलित मदद क्या होगा, रेलवे, तो यहाँ पे रेलवे आ जाएगा, रेलवे, डाकघर, दूरसंचार, परिवहन आ जाएगा दोस्तों, सामाजिक सेवा के लिए या समुदाय के लिए, आर्थिक सेवा, कृषि या सेवा उद्योग या खनिज, विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, प्रौद्योगिकी, विज्ञान। तो दोस्तों ये आते हैं अपने विकास में। गैर विकास में क्या आएगा दोस्तों, रक्षा सेवा, सीमा सेवा, ये सेवा है दोस्तों, सीमा सेवा, रक्षा सेवा, ब्याज भुगतान, कर संग्रह, कर के लिए, कर हम इकट्ठा किए तो उसमें जो पैसे खर्च होंगे, कर संग्रह व्यय, कितना आसान है यार। कर संग्रह व्यय, करेंसी टकसाल व्यय, करेंसी को किसी मनी में बदलने के लिए या टकसाल के लिए जो व्यय होंगे वो भी आ जाएंगे। बचत होती है, उस पर ब्याज दिया जाता है बैंकों द्वारा। कपड़े का अनुदान, ये दोस्तों होता है गैर विकासीय व्यय। मतलब दोस्तों इससे विकास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, इसलिए जिससे विकास हो रहा है, सीधी बात बोलता हूँ, लिखना, जिससे विकास हो रहा है वो विकासीय व्यय है। रेलवे हो रहा है कि नहीं, विकास हो रहा है रेलवे से, संचार, कृषि, प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ये सब विकास है। गैर विकासीय का मतलब होता है दोस्तों जिसमें विकास नहीं हो रहे
पर फालतू में पैसे खर्च कर रहे। ये रक्षा कर रहे, इससे विकास थोड़ी हो रहा है। सीमा सेवा में, व्यय भुगतान में दोस्तों विकास हो रहा है क्या? कर संग्रह में जो व्यय लगा है वो विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो जिसका विकास नहीं किया जा रहा है पर फालतू में पैसे खर्च हो रहे, वो गैर विकासीय है। और हम देखते हैं, पर समझ में आया कि नहीं यार, ये कमेंट में लिख देना। तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, सरकार के व्यय 3 प्रकार के होते हैं। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय, सेकेंड वाला है ना। फिर गैर योजनागत व्यय, विकासीय व्यय, गैर विकासीय व्यय। अब मैं बता देता हूँ कि राजस्व व्यय क्या होगा। हमें डिपार्टमेंट बनाया है, उसमें कर्मचारी को चलाना भी, वहाँ पे सेवा भी देना है। उसमें जो पैसे लगेंगे भाई, वो व्यय तो चुकाना पड़ेगा। सरकार के पास पैसे नहीं था तो विश्व बैंक से लिया, तो वहाँ पे कर्ज चुकाना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय मतलब दोस्तों भवन हो गया, मंदिर हो गया, प्रॉपर्टी है, बोनस शेयर जो भी है, उन पे पैसे खर्च किए, उनके भी पैसे तो चुकाना पड़ेगा। वो भवन ये इनके लिए, तो वो पूंजी मतलब वही होता है दोस्तों। योजना मतलब दोस्तों जो योजना बनाई है उसमें पैसे लगाए जाते हैं, वो योजना हो गई। गैर योजना, जो योजना नहीं है फालतू में खर्चे हो रहे हैं, वो गैर योजना हो गई। विकास, जिसमें विकास हो रहा है वो विकास, जिसमें विकास नहीं हो रहा पर फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं। सीमा सेवा रक्षा, सीमा सेवा, कार्य एकत्रित करने में खर्च किए, उसमें विकास हो नहीं रहा। ये होता है दोस्तों सरकारी व्यय। तो दोस्तों बजट आय एवं व्यय के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। एक है संतुलित बजट, एक है असंतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब होता है दोस्तों, एक समय अवधि में जब बजट में अनुमानित जो भी बजट मतलब मान्य कर दिया, संसद ने पास हो गया है, उसके अनुमान क्या होगा? आय एवं व्यय बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों, तो ये बनता है संतुलित। एक वर्ष में जब बजट में अनुमानित राशि है जिसमें आय एवं व्यय तो दोस्तों क्या होगा इसमें? इस तरह से होगा दोस्तों, व्यय माइनस आय हो जाएगी। क्यों? असंतुलित बजट का मतलब हुआ आय ज़्यादा है पर व्यय कम है, बराबर है, यहाँ तक बराबर है, तो ये संतुलित हुआ। व्यय ज़्यादा है और आय कम हो गई, कुछ साल ज़्यादा खर्च कर दिया हमने, क्या हुआ? 21, ये 2021 में चल रहा है। इसमें क्या हुआ दोस्तों? हमने क्या करा, 500 करोड़ रुपए है हमारे पास, इसको हमने खर्च कर दिए और हमने कमाया कितना? 200 करोड़ रुपए। तो अंतर कितना हुआ दोस्तों? 3 करोड़ रुपए, इतना घटा जा रहा है। तो ये होता है असंतुलित। संतुलित यानी दोस्तों क्या हो रहा है, 500 करोड़ रुपए थे, लगाया हमने हर जगह, 600 करोड़ रुपए कमा लिया, यहाँ 500 करोड़ कमा लिया, तो क्या हुआ? संतुलित। या तो हम ज़्यादा भी कमा सकते हैं या तो बराबर भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं संतुलित। और असंतुलित में खर्च ज़्यादा कर दिए पर कमाए कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं असंतुलित। तो सीधी बात हो गई दोस्तों, यही लिखना यार। मैं किताब में देख लेता हूँ पर तुमको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये होता है हमारा बजट के प्रकार। और हम देखते भाई असंतुलित बजट में क्या कौन से घाटे होते हैं। असंतुलित बजट में जो है ना, 2 प्रकार के घाटे होते हैं। एक होते हैं घाटे का बजट होता है, एक अधिक के बजट। तो असंतुलित बजट में 2 घाटे होते हैं दोस्तों, घाटे का बजट और आधिक के बजट। घाटे का बजट का मतलब होता है दोस्तों, जब बजट में अनुमानित आय है, उसमें क्या हुआ दोस्तों? व्यय ज़्यादा हो गया,
जो अनुमान लगाया था हमने 500 करोड़ रुपए खर्च करना, वो 600 करोड़ रुपए खर्च हो गया। तो ये हुआ घाटे का बजट। तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, फिर सरकार क्या करती, इस घाटे को पूरा करने के लिए जनता से पैसे वसूल कर लेती, फिर पैसे कर लेती, और दोस्तों इससे सरकार का दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है फिर पैसे चुकाने के लिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम घाटे का बजट। तो इसमें कोष होता है जो कमाने का, उसमें कमी हो जाती है, ये प्रभाव हुआ है दोस्तों। मंदी के समय जैसे घाटे का यूज या इसका मतलब यूज किया जाता है दोस्तों। दूसरा होता है आधिक्य घाटा, आधिक्य बजट का घाटा है ना। आधिक्य बजट का घाटा क्या हुआ, एक जो बजट में अनुमानित आय है उससे क्या हुआ दोस्तों, तुलना में व्यय कम दर्शाए जाते हैं। मतलब दोस्तों आय है और व्यय कम हो रहे हैं, उनको दर्शाया जाता है आधिक्य में। आधिक्य का बजट, आधिक्य का बजट का मतलब वही होता है, क्या हो रहा है, आय हमारी 200 करोड़ है और व्यय 100 करोड़ है, इसको बोलते हैं दोस्तों आधिक्य, या दर्शाया जाता है इसको। तो इस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, सार्वजनिक जो ऋण है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, सरकार सचित कोषों की मात्रा में वृद्धि कर दी गई, उसका उल्टा हो जाएगा। जो पहले वाला था घाटे का बजट, उसके विपरीत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक ऋण होगा वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ ना पैसे मिल रहे, और हमारे जो कोष है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आदि के सरकार के दायित्व में, और जो हमारे चुकाने का जो दायित्व है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे है। ये अति स्फीति को दर्शाता है दोस्तों। और आदि के बजट के प्रभाव क्या होते हैं, समग्र मांग में कमी हो जाती है, जो मांग हो रही है इसमें कमी हो जाएगी, मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, अति स्फीति नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। तो और ऋणों में कमी हो जाएगी, ऋण में कमी हो जाएगी। ये आदि के बजट के प्रभाव पड़ते हैं, ऋण में कमी हो जाती है और समग्र में मांग में कमी हो जाती है, मुद्रा संकुचन हो जाता है, अति स्फीति नियंत्रण हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों घाटे का बजट। हाँ दोस्तों, घाटे के प्रकार, कितने प्रकार के घाटे होते हैं दोस्तों, ये देखते है ना। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, घाटे का बजट क्या होगा। बजट का घाटा है, राजस्व घाटा है, मौद्रिक घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है। अब बजट का घाटा क्या होता है दोस्तों, बजट राजस्व एवं पूंजी दोनों प्रकार की सभी प्राप्तियां व्ययों के बीच अंतर, प्राप्त होने वाला व्यय में जो अंतर पाया जाएगा वो होगा राजस्व बजटीय घाटा। बजट का घाटा राजस्व एवं पूंजी दोनों प्रकार की सभी प्राप्तियों में जो अंतर प्रताप हो जाएगा, अंतर प्राप्ति एवं व्यय में अंतर हो जाएगा, उसको बोलते हैं बजट। राजस्व घाटा क्या होता है दोस्तों, राजस्व घाटा, यह घाटा राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय में अंतर। राजस्व की प्राप्ति होगी, यहाँ प्राप्ति लिखा ओनली, यहाँ पे लिखना राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय में अंतर हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का चिन्ह इसीलिए लगा, उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। मौद्रिक घाटे क्या होता है दोस्तों, यह घाटा केंद्र सरकार के लिए आरबीआई की शुद्ध शाखा में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। आरबीआई की जो शुद्ध शाखा है, नेट जो भी इनकम हो रही है ब्रांच है उसमें वृद्धि को व्यक्त करता। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया, जैसे आरबीआई के जो भी बकाया बच गए, ट्रेजरी बिल हुआ, शुद्ध वृद्धि सरकार की बाजार उधार में रिजर्व बैंक का योगदान को जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं मौद्रिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य राजस्व प्राप्ति के अनुदानों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय की अधिकता। राजस्व प्राप्ति के जो अनुदान है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है, इसके ऊपर सरकार के कितने जो ज़्यादा खर्च हो गया, ज़्यादा व्यय लग गए, उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, उनको वसूल करने में। तो दोस्तों क्या बोल रहा था मैं, जो राजकोषीय है उसमें जो भी प्राप्ति हो रही, गैर ऋण जो भी है उनसे प्राप्ति हो रही है, तो उन प्राप्ति में क्या हुआ दोस्तों, उन प्राप्ति से ज़्यादा व्यय लग गया,
उसको बोलते हैं राजस्व में घाटा हो गया भाई साहब, व्यय करने में भी बहुत, इकट्ठा पैसा करने में भी बहुत सारे पैसे लग गए, उसको बोलते हैं व्यय, है ना, राजकोषीय व्यय घाटा, राजकोषीय घाटा हो गया दोस्तों, है ना। व्यय मतलब होता है दोस्तों खर्च लग गया, तो घाटा वही होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा हो गया। फिर प्राथमिक घाटा, जब सरकार घाटे में से ब्याज अदाई गए, मतलब जो हमारा राजस्व है उसमें से जो भी ब्याज देना है उसको देना है, उसको घटाया जाता है, तो उसको बोलते हैं, जो अंतर आ जाता है फिर उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। हमारा राजकोषीय 500 करोड़ रुपये, और इसमें जो हमारा ब्याज लगा है, ब्याज देना है, कोई भी हमने लिया है उसमें घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा मतलब राजस्व घाटा क्या होता है ये बता देता हूँ। कुल व्यय होगा माइनस कोष्टक में लिखना राजस्व प्राप्ति, अनुदान, गैर कर ऋण, पूंजी प्राप्ति, तो इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। कुल व्यय ज़्यादा है, मैंने पहले बोल दिया व्यय ज़्यादा हो जाएगा वसूल करने में, कुल व्यय ये ज़्यादा है तो इसलिए आगे लिख रहा हूँ। राजस्व घाटा में क्या होगा, राजस्व प्राप्ति, ये राजस्व प्राप्ति इस तरह से लिखा, प्लस करना है अनुदान, जो भी अनुदान मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई पैसे देते हैं फ्री में अनुदान करते हैं, गैर ऋण प्राप्ति इनको जोड़ देंगे, ये ज़्यादा है और ये इनको जोड़ के ये पैसे कम है, मान लीजिए 500 करोड़ है, इनको जोड़ के 200 करोड़, कितना अंतर हो गया 3 करोड़ का, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा क्या हुआ दोस्तों, अब ये बोल रहे हैं राजस्व घाटे में से ब्याज घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। जो भी ब्याज है लगाना है, ब्याज लगा हुआ है उसको चुकाना है, उसको घटा देंगे राजस्व में से, राजकोषीय घाटे में से, तो फिर वो मिल जाएगा हमको प्राथमिक घाटा। तो ये सिंपल फंडा था, समझ गए। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, घाटे के बजट के उद्देश्य क्यों, भाई घाटा का अनुमान क्यों लगा रहा हूँ कुछ, तो इसके लिखना अर्थव्यवस्था में जो मंदी है उसको दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था मंदी चल रही है उसको दूर करने के लिए है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है उसको दूर करने के लिए, युद्धकालीन समय में युद्ध के लिए अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करने के लिए। अगर हमारे मतलब फर्स्ट वार हुआ था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में जो घाटा हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए हमें कुछ हथियार या संसाधन लड़ाई के लिए चाहिए, उस अवस्था को पूरा करने के लिए प्रथम वार में। आप सोच लो दोस्तों, हमारे यहाँ कोरोना टाइम चल रहा, तो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों कोरोना के समय में, तो उसके लिए जो पैसे चाहिए खर्चे के लिए, कुछ दवाई ववाई के लिए, तो ये हो गया दोस्तों। कुछ अल्प विकसित देश, कमजोर देश है दोस्तों, उनकी विकास के लिए, अल्प विकसित देश है उनकी विकास के लिए, कमजोर देश है, हमारे राज्य देख लो दोस्तों, हमारा ये कमजोर कौन है, नेपाल कमजोर देश है, उसके लिए ऐसा। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त संसाधन को गतिशील बनाए रखने के लिए, फिर मांग में वृद्धि, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये बजट के जो घाटे को अनुमान क्यों लगा रहे हैं, उसका क्यों उद्देश्य होता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि घाटा नहीं होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चले, इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मांग में वृद्धि करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करने के लिए, प्रकृति के जो संसाधन उसका सही उपयोग करने के लिए। ये हो गया दोस्तों घाटे के उद्देश्य। तो दोस्तों हम देखते हैं घाटे के बजट के प्रभाव। अगर घाटा हो रहा है तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम में क्या होगा दोस्तों,
अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न वस्तु या सेवा है उसकी तुलना में समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों क्या है, घाटा हो गया है दोस्तों, तो वस्तु तो कम होगी, फिर मांगने भी लगेंगे ज़्यादा, फिर कीमत भी बढ़ा देंगे, जैसे कोरोना काल में हुआ। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, घाटे की विशेषता से समग्र राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके कारण मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। घाटे के बजट के परिणाम में क्या होगा दोस्तों, जो भी कस्टमर है उसकी सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है, अतः परिणाम में क्या हुआ, उत्पादक जो प्रोडक्ट है ना, उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते। तो क्या हो रहा है दोस्तों, अगर घाटा हो रहा है तो भाई मांग में सीमित वृद्धि हो जाएगी। फिर माल तो कम है दोस्तों, फिर माल ज़्यादा बनना पड़ेगा, तो लोगों को काम पे भी रखना पड़ेगा। बिना काम रखे तो काम ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि मान लो अपन को बनाना है बिस्किट का पैकेट, बहुत सारे बनाना है, एक जन तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को लगाना पड़ता है, इसलिए रोज़गार लोगों को देना पड़ता है, तो रोज़गार में वृद्धि हो जाएगी। ये है घाटे का बजट का। पूंजी निर्माण क्या होगा दोस्तों, घाटा हो गया तो दोस्तों वित्त व्यवस्था के लिए पूंजी निर्माण 3 प्रकार से बढ़ती है, जैसे व्यापारियों उत्पादकता आदि की आय बढ़ने पर अधिक बचत करने में सक्षम हो जाते हैं, तो पूंजी निर्माण बढ़ जाती है। फिर वस्तु की कीमत या सेवा बढ़ने पर व्यक्ति उन्हें खरीदने में महसूस होते, खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि महंगे हो गए दोस्तों। अब कोरोना टाइम में बहुत तेल का भाव देखो कितना बढ़ गया दोस्तों, 176 रुपये किलो, 200 के पास पहुंच गया दोस्तों। इस तरह से फिर उनके उपयोग कम हो जाते, जबरन बचत करने के लिए मजबूर हो जाते। फिर अर्थव्यवस्था में इनडायरेक्ट या बेकार पड़ी वस्तु का यूज करते तो भी उनका उत्पादन बढ़ जाता, लेकिन पूंजी निर्माण को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो पूंजी निर्माण बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इंक्रीज आय का वितरण, घाटे की वित्त व्यवस्था का आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों बुरा प्रभाव। अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे, ये मार्कर भी मैं खरीद नहीं पाऊंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो ये जान लेना क्या होता है आय का वितरण। अर्थव्यवस्था में जो भी कीमतें होगी वो बढ़ जाएगी। फिर उद्योगपति व्यापारी बड़े लाभ कमाते। भाई मैं एक इंडस्ट्रियल हूँ, मुझे मार्कर बेचना है, महंगे बेचूंगा क्योंकि घाटा चल रहा है। जो भी खरीदने वाले हैं श्रमिक, उनकी मतलब खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि भाई उसके पास 50 रुपये है और 60 रुपये बेच रहा है, 10 रुपये इसके पास है नहीं, वो खरीदना नहीं चाहिएगा। तो दोस्तों उद्योगपति तो अच्छा लाभ कमाएंगे, पर जो भी खरीदने वाले हैं श्रमिक, उनको नुकसान हो रहा है। अमीर लोग अधिक अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब पैसे नीचे आते रहे, अमीर ऐसे ऊपर उठ जाएंगे और गरीब मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा रोता रोता बेचारा घूमता रहेगा, तो गरीब हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि घाटे की नीति सोच समझकर आवश्यक स्थिति में सीमित मात्रा में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट, पर स्पेशल लेक्चर लूँगा मैं बजट बनाने की प्रक्रिया पर अभी मैं इतना कंप्लीट कर लेता हूँ। सिर्फ अपना बचा है बजट बनाने की प्रक्रिया, वो मैं तुमको अच्छी तरह से बताऊंगा, कौन कौन कैसे क्या क्या बनता है बजट, किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, क्या क्या समिति होनी चाहिए, कैसे पास होता है, ये बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर करना और लाइक भी कर देना और शेयर ज़्यादा करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा अध्याय 10 था, उसमें एक बजट किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से पास किया जाता है, वो प्रोसेस बताना बाकी हो गया था, बच गया था। तो बजट को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से वो पारित किया जाता है, वो प्रक्रिया हम देखेंगे आज। तो दोस्तों आराम से देखेंगे और मैं इजीली तरह से बताऊंगा, समझ में आना चाहिए यार पहले। तो दोस्तों बजट प्रस्तुत करते पहले
तो दोस्तों बजट प्रस्तुत करते, बजट 2 रुपयों में प्रस्तुत किया जाता है, 2 रुपयों में प्रस्तुत किया जाता है, 2 रुपयों में ना। एक होता है रेलवे बजट, रेलवे बजट, और एक आम बजट। एक रेलवे बजट होता है, एक आम बजट होता है दोस्तों। और दोनों को पास करने की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, इन दोनों को सेम प्रोसेस होती है ना, प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। समान प्रक्रिया होती है दोनों को पास करने के लिए। तो यही देखना है यार किस तरह से पहले तो बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, है ना दोस्तों। जो रेलवे का बजट है ना, आम बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है, रेलवे को बाद में आता है। तो ये फरवरी के तीसरे महीने में प्रस्तुत किया जाता है, और आम बजट फरवरी के अंतिम महीने में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। और ये प्रस्तुत कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है बजट को, है ना दोस्तों। वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। लाइट चले गए दोस्तों, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है बजट को, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले दोस्तों। प्रस्तुत करता है तो दोस्तों पहले ये तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले मंत्री भाषण देता है बजट पर लोकसभा में, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद अंतिम जो मंत्री होते हैं ना, वित्त मंत्री से अन्य संसद में जो भी लोकसभा में मंत्री होंगे उसके हाथों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा अनुदान मांगों पर कटौती नहीं कर सकती, अनुदानों की मांग नहीं कर सकते दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, बजट प्रस्तुत करेगी। फिर आम बहस प्रस्तुत हो गया दोस्तों, आगे अपना लोकसभा राज्यसभा तक, लोकसभा तक आ गया दोस्तों। बजट प्रस्तुत कर दिए हम। बजट को प्रस्तुत करने के बाद कुछ दिन, ये दिन लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ दिन, बजट पारित होने के बाद कुछ दिनों में बजट पर बहस चलती है दोस्तों। कैसे चलती है दोस्तों? अरे भाई उसमें डिसीजन लेंगे, ये बजट इतना का बना हुआ, कहाँ लगाना, कैसे क्या करना, पैसे ये सब वगैरह, मतलब बहस क्या मतलब बातचीत होती है बजट पे। बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों तक बहस चलती है। और कितने दिन तक चलती है? दोनों सदन। तो दोस्तों इसको लिखना, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखना दोनों सदन पर, सदन दोनों सदनों पर, है ना। 3 से 4 दिन बहस चलती है ना दोस्तों, बहस 3 से 4 दिन तक बहस चलती है, बहस चलती है दोस्तों। लोकसभा इस पे पूरे भाग पे मतलब चर्चा करती है, करना चाहे तो कर भी सकती, करती भी है दोस्तों। जो भी प्रश्न है वो प्रश्न उठाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहस हो रही है दोस्तों। बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि उसका जवाब दे। फिर संसद में जो प्रस्तुत भाषण होता है, फिर उसके बाद जो भी भाषण दिया जाता है, उसके बाद मंत्री, जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, उसको बोला जाता है कि आप इसमें ऐसा है तो आप क्या कर रहे हो, कुछ भी सवाल दिया जाता है। तो उसके बाद जवाब देती हुई वित्त मंत्री, उसके ऑब्जेक्ट में वित्त मंत्री जो भी मतलब बहस हुई, तो निर्मला सीतारमण अपनी थी बजट वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री उस पर फिर भाषण देगा, भाई ये ऐसा है, ऐसा तो ऐसा करके समझाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्री ये सब 4 दिन, फिर जवाब देगी कौन? जवाब वित्त मंत्री देता है दोस्तों। मंत्री, कौन सा मंत्री दोस्तों? वित्त मंत्री देता है। तो दोस्तों ये आ गया, आप देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं दोस्तों। विभाग समिति द्वारा जांच। तो दोस्तों बजट पर बहस होने के बाद बजट को बहस हो जाती है, तो 3 से लगाकर 4 हफ्तों के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए
उसको स्थगित कर दिया जाता, आगे की ओर बढ़ा दिया जाता, शांत हो जाते। उसके बाद दोस्तों 3-4 हफ्तों के बाद संसद की जो स्थायी समिति होती है दोस्तों, तो अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती है, एक रिपोर्ट करती है कि दोस्तों दोनों सदनों में विचार रखा जाता है। स्थायी समिति से शुरू हो गई कि व्यवस्था वित्त मंत्रालय पर संसदीय वित्त मंत्री के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। मतलब विभाग की जो भी समिति होगी वो इस बजट को प्रस्तुत करेगी, अनुदानों की मांगों के अनुरूप, और जो भी लोकसभा वित्त मंत्री है उनसे ही होकर आया है बजट। ये मतलब कहती है विभाग की समिति, स्थायी समिति होती है। फिर अनुदानों की मांग होती है। विभाग स्थायी समिति के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांग के लिए मतदान होता है। मतलब अनुदान मांगते हैं दोस्तों, उसमें मत दिया जाता है। मांग मंत्रालय प्रस्तुत की जाती है। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाता है। पूर्ण मतदान बन जाता है, उसके बाद एक मांग होती है, वो अनुदान बन जाता है। एक अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। लोकसभा की विशेष शक्ति होती है पर राज्यसभा के पास नहीं होती। दूसरा लाभ, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर होता है राज्यसभा का। भारत की सच्ची नीति पर भारत भी शामिल नहीं होते। बजट आम बजट में 109 मांगे होती है दोस्तों। रेलवे बजट में 32 मांगे होती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग अलग मतदान होता है। इस दौरान संसद द्वारा जो सदस्य होते हैं बहस करते हैं, फिर अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जो अनुदान है उसमें कुछ कमी करना चाहते हैं तो उसमें जो कटौती, अनुदानों की कटौती प्रस्तुत की जाती है। तो वो 3 तरीके से करते हैं दोस्तों अनुदान की कटौती। एक होती है दोस्तों नीति कटौती होती है दोस्तों, नीति कटौती में क्या होता है दोस्तों, कोई आम असहमति व्यक्त हो रही है दोस्तों। मांग की नीति में असहमति, मतलब जो भी मांग रहे हैं अनुदान उसमें सहमति नहीं बन रही है दोस्तों, तो उसको नीति के द्वारा नीति लागू कर देते। मतलब जैसे मांग की राशि 1 रुपये कर दीजिए, तो असहमति बैठ रही है दोस्तों, असहमति बैठ रही है, मतलब दोनों की एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, अनएग्रीमेंट हो रहा है। इसलिए दोस्तों नीति लागू कर दिए कि इसकी अनुदान की मांग 1 रुपया है, ऐसा। तो ये वैकल्पिक नीति कर सकते हैं। फिर दूसरी होती है दोस्तों आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती में क्या होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष जो भी हमारा बजट आया है अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मांग की राशि एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा व्यय होने के कारण बजट में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा बुरा, इसलिए आर्थिक कटौती की जाती है या उसको समाप्त की जाती है। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती क्या होगी दोस्तों, भारत सरकार किसी जो भी उसके दायित्व है उससे संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि 100 रुपये की कमी कर दी जाए तो निम्न दशा होने चाहिए। केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए, उसका उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। केवल एक ही मामले से संबंधित मांग होना चाहिए। फिर वर्तमान नियम में परिवर्तन करने संबंधी कोई भी सुझाव नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जो नियम चल रहे हैं उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी संघ सरकार के कार्य क्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें भारत की सच्ची नीति पर भारतीय व्यय से संबंधित कोई भी विषय नहीं होना चाहिए। इसमें किसी न्यायालय का प्रकरण या उल्लेख नहीं होना चाहिए। विषयाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसमें पूर्ण विचार का कोई विषय नहीं होना चाहिए। तो तभी सांकेतिक कटौती होगी। सांकेतिक कटौती संकेत के द्वारा है ना दोस्तों। तो आर्थिक कटौती इस बात का उल्लेख करता है कि प्रस्तावित व्यय में जो भी लग रहा है खर्च
तो उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। तो ये आर्थिक कटौती बोलती कि मांग की राशि है वो एक निश्चित समय के लिए कम करना चाहिए। और सांकेतिक जो मैंने बताया वही हो गया। तो दोस्तों ये होता है बजट को प्रस्तुत करने का एक तरीका। और फिर दोस्तों विनियोग विधेयक पारित होना। विनियोग विधेयक पारित होना। संविधान में व्यवस्था की गई कि भारत की सचिव निधि से विधि सम्मत विनियोग के लिए धन की निकासी नहीं होनी चाहिए। सचिव निधि से धन की निकासी नहीं होनी चाहिए। फिर भारत ने विधि विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया ताकि धन को निम्न अवस्था को पूर्ण कर सके। लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान भारत की सचिव निधि पर भारतीय विनियोग विधेयक को रकम में परिवर्तित करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने भारत की सचिव निधि पर भारतीय की रकम में परिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद के किसी भी सदन को प्रखायित नहीं किया जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति उपरांत कोई भी अधिनियम बनाया जा सकता है। इसे भारत की सचिव निधि किसी भी प्रकार के धन की निकासी की जा सकती है। विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार को सचिव निधि से कोई धन निकाला नहीं जा सकता है। विनियोग विधेयक लागू नहीं होता तब तक क्या होगा, भारत की जो सचिव निधि होगी उसमें से धन नहीं निकाल सकते। काफ़ी समय लगता है, अप्रैल तक आ जाता है समय। मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए 31 मार्च के बाद है ना दोस्तों। तो लोकसभा में को शक्ति मतलब लोकसभा को पावर दी जाती है कि वो आवश्यक कार्य के लिए एक प्रयास के माध्यम से धन का आहरण करे या कर सकती है। पर लेखानुदान होगा, जो बजट प्रस्तुत होगा तो उस समय में जो भी खर्च होगी तो उसके लिए जो भी खर्च होंगे उसके लिए लेखानुदान हो जाता है दोस्तों, लेखा किया जाता है। आम बजट पर बहस हो जाती है। उसके बाद 1 से 6 भाग बराबर 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार का उसके लिए वित्तीय वर्ष में जो प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। वित्तीय विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तों लागू होती है। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक को विपरीत संशोधन कर को बढ़ाने घटाने के लिए प्रस्ताव किए जाते थे। तो इस तरह से दोस्तों फिर बजट को मान्यता दी जाती है। तो इस तरह से बजट प्रस्तुत होता है दोस्तों। और दोस्तों आप देखते हैं अभी लाइट नहीं है, अगला लेक्चर अध्याय 11 कल वाला कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।